नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल यूनिक सरल गणित पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हमारी क्लास लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक LCM एंड SCF की जो कल शुरू हुई थी, कल उसमें मैंने आपको इसके LCM और SCF के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। क्या होता है LCM और क्या होता है SCF, इनके फुल फॉर्म बताए थे। आज हम इसकी कितनी विधियाँ होती हैं LCM की और SCF की, उनको क्वेश्चन लेकर चर्चा करेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिना समय को विलंब किए हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। इसका मतलब था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम विधि जिसको नाम देते हैं, इसको आप अपने हिसाब से या अपने हिसाब से लोग नाम दे सकते हैं। वैसे बेसिकली भाग विधि, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि ऐसे देते हैं नाम। ये जो मैं इसको करा रहा हूँ, इसको आप नाम दे सकते हैं मल्टीपल विधि या गुणज विधि या मल्टीपल विधि मेथड। और यहीं से आपको दोस्तों वो समझ में भी आएगा इसका अर्थ कि लीस्ट कॉमन और मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य या समापवर्त्य को अलग अलग लिखिए, लघुत्तम सम प्लस अपवर्त्य। ये कल आपने अपवर्त्य और अपवर्तक के बारे में कल की क्लास में आपने डिटेल में पढ़ लिया था। आज इनका अर्थ समझते हुए हम करेंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है कहीं 8, 12 और 16 का LCM ज्ञात कीजिए। दोस्तों तीन संख्याएं दी गई 8, 12, 16, इनका LCM ज्ञात करना। LCM मैंने बता दिया था कल क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन सभी का भाग चला जाए। ये LCM की परिभाषा थी, आप कल की क्लास में देख सकते हैं। तो ये होता क्या है, हम कौन सी विधि से कर रहे हैं, गुणज या मल्टीपल विधि से। तो गुणज कैसे, तो 8 के गुणज लिखेंगे दोस्तों। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, कॉमन लगाते जाएं, 8 छंगे 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, और आगे भी बढ़ के लिख सकते हैं। 12 के मल्टीपल लिखिए दोस्तों, या गुणज का या मल्टीपल के। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छंगे 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, आगे बढ़ सकते हैं आप कहीं पर। अब 16 के मल्टीपल लिखिए दोस्तों। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नवे 144, आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये मल्टीपल विधि कहें या ये कोई विधि नहीं है, ये तो मैंने नाम दे दिया है मल्टीपल विधि। पर विधि का मतलब ये है कि मल्टीपल, जिससे ये मैंने इसलिए लिखे हैं आपके लिए, जिससे मैं आपको इस शब्द का अर्थ बता सकूं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम सम प्लस अपवर्त्य, ये कैसे निकाला जाता है इसमें। तो देखिए दोस्तों, इससे ये भी अर्थ समझ में आ जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सभी का भाग चला जाए। तो इनमें लीस्ट और कॉमन मल्टीपल, देखो 8 की मल्टीपल ये लिखी हुई है, 12 की मल्टीपल ये लिखे हुए हैं, 16 की मल्टीपल ये लिखी हुई है। अब लीस्ट हो और कॉमन हो, मतलब लीस्ट मतलब कम से कम हो, जो सबसे कम हो और सभी में हो। तो देखिए दोस्त, ऐसी संख्या देखिए जो इसमें सब में कॉमन मिल रही हो, सबसे पहले मिले। 8, 12, 24, 32, 40, 48, यहाँ पढ़ते जा रहे हैं। अब इसमें देखना 8, इसमें 12 तो है, 8, 16, 24। अब इसमें पढ़ेंगे तो 12, 24, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, आ गया। लेकिन इसमें देखें, इसमें 24 है क्या, नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, 32, 48, 40, 48, इसमें 36, 48। अब 48 मिल रही इनमें दोनों में, इसमें 48 है क्या, हाँ है। 12, 16, 32, 48, 32 इसमें थी लेकिन इसमें नहीं थी। तो लीस्ट मतलब ऐसी कम से कम संख्या, कॉमन मतलब कॉमन का मतलब होता है सभी में हो, और मल्टीपल जो इनके मल्टीपल में आ रही है। 8 के मल्टीपल में आ रहा है, देखो 48 यहाँ, यहाँ और यहाँ। ये जो 48 है दोस्तों, यही वो संख्या है जो हमारा LCM है।
यही वो संख्या है जो हमारा एलसीएम है। अब एलसीएम की परिभाषा पे जाइए। परिभाषा क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सभी का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो 48 से छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती इसमें, जिसमें इन सब में 8 का तो भाग जाएगा, लेकिन 12 का भाग जाएगा क्या? 8 में नहीं जाता 12 का भाग, 32 में नहीं जाता, 40 में नहीं जाता। तो इसका मतलब ये कोई संख्या तो हो ही नहीं सकती इस लाइन में देखें तो। अब ऐसे ही 16 का भाग इनमें से इसमें नहीं जाता, इसमें जाता, इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, तो 16 भी नहीं हो सकती। ठीक, तो इनमें से ये कोई संख्या नहीं हो सकती। अब इसके लिए देखें, यहाँ सबसे छोटी 48 है, ये इसलिए क्योंकि 12 में 16 का भाग नहीं जाता, 24 में 16 का भाग नहीं जाता, और 8 का भाग 12 में नहीं जाता, 8 का 36 में भी नहीं जाता। तो इसका मतलब ये कोई संख्या तो हो नहीं सकती, ना ये ना ये ना ये भी काट लिए मैंने, ना ये थी, ना ये ना ये ना ये, इसमें कौन सी थी? ये, इसमें ये। अब इसमें देखें, 16 का भाग 16 में जाता है, हाँ जाता है। 16 का भाग 32 में जाता है, हाँ जाता है। लेकिन 12 का देखें तो 12 का 16 में जाता है क्या? नहीं जाता। 12 का 32 में जाता है? नहीं जाता। 8 का देखें तो 8 का 16 में जाता है क्या? नहीं जाता। 8 का 32 में जाता है? हाँ जाता है। 8 का तो जाता है इनमें इसमें, लेकिन 12 का नहीं जा रहा। तो सभी का नहीं जा रहा था, तो सभी का जाने वाली संख्या कौन सी है? वो 48 है। यहाँ सबसे मिल रही है 48, ये। तो लीस्ट कॉमन, जो कॉमन सम में क्या है? 48 है। तो इसमें मिल रही है 48, इसमें भी मिल रही है, इसमें भी मिल रही है। इससे पहले की कोई भी संख्या, इससे छोटी कोई संख्या नहीं जिसमें इन तीनों का भाग जाता हो। चाहे इसमें देख लीजिए, इससे कोई छोटी संख्या नहीं है जिसका इन तीनों का भाग जाता हो। इसमें भी कोई ऐसी छोटी संख्या नहीं है इससे 48 से जिसमें इन तीनों का भाग जाता हो। तो वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 48 है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया हो ये वाला कॉन्सेप्ट कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटी से छोटी संख्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस 48 से छोटी कोई संख्या नहीं है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, जो तीनों में मिले और सभी का भाग जाता हो। वो 48 ही संख्या है जो तीनों में मिल रही है और इन सब का भाग भी जाता है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाता है? 48 हो जाता है। ये तो हो गया दोस्तों मल्टीपल विधि से। एक होती है आपकी बेसिक मेथड, जिसे कॉमन रूप में यूज किया जाता है। इसको भाग विधि भी बोल सकते हैं आप, भाग विधि भी बोल सकते हैं। वो कौन सी होती है? लिख लीजिए 8, 12 और 16। आप ऐसे भी लिख सकते हैं लाइन खींच के, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ जो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोल सकते हैं इसको। अभाज्य गुणनखंडों के लिए ही अभाज्य गुणनखंड की तरह ही इसमें कार्य किया जाता है। वैसे गुणनखंड वाली अलग अलग संख्या सेपरेट अलग अलग लेके 8 के अलग, 12 के अलग, 16 के अलग, उसको बोला जाता है। लेकिन इसमें भी विधि वही लागू होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य संख्याओं को ही लिया जाता है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। जिसमें बीच में अब 4 से, 6 से, 8 से इनसे भाग नहीं देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं ही ली जाती हैं। सबसे पहले 2 से देंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। जिसमें भाग जाएगा उसके लिए देते जाएंगे, जिसमें नहीं जाएगा उसको छोड़ते जाएंगे, वैसा का वैसा ही लिखते जाएंगे। फिर से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर से 2 का, 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा तो 3, 2 दूनी 4। फिर से 2 का, 1 का तो 1 आ ही गया, 3 का 3 ही रहेगा, 2 एकम 1। अब 3 का लेंगे, 1 का 1 आ जाए, 3 एकम 3, 1 का 1 आ जाए। अब ये जो संख्याएं आई हैं दोस्तों, इनका सबका गुणा कर लेंगे आपस में। तो एलसीएम क्या होता है इस विधि से? ये 2, 3, 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 बार 2, 2 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48। गुणा ये समझ में आता होगा आप सबको। इसका इसमें गुणा किया तो 2 दूनी 4 हो गया, उस 4 का इसमें गुणा किया तो 4 दूनी 8 हो गया। अब 8 प्राप्त हुआ, 8 का इसमें गुणा कर दिया तो 8 दूनी 16 हो गया, उस 16 का गुणा किया इसमें तो 16 थी 48 हो गया। तो इसका एलसीएम क्या आ गया दोस्तों? 48। इसका मतलब हमने यहाँ से भी चेक कर लिया और यहाँ से भी चेक कर लिया, इसका मतलब हमारा एलसीएम सही है। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, दूसरी संख्या लेते हैं कुछ। कोई और संख्या ले लीजिए, 4, 6 और 14 ले लीजिए। 4, 6 और 14 ले लिया। अब 4, 6 और 14 के लिए दोस्तों पहाड़ा पढ़ें। पहले वही मेथड लगाएंगे। 4 के लिए पढ़ेंगे पहाड़ा, 4 के लिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छः 24, 4 7 28, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, 4 धाम 40। और आगे भी पढ़ सकते हैं। अब 6 के लिए पढ़िए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 छः 36, 6 7 42, 6 अट्ठे 48, 6 9 54, 6 धाम 60। अब 14 की जगह कोई और संख्या ले सकते हैं। 4, 6, 8 ले लीजिए। अभी छोटे छोटे उदाहरण ले लें जिससे आपको एक्चुअल में समझ में आ जाए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीस 24, 8 चौक 32, 8 पंचे
40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये मल्टीपल हमने इनके लिख लिए, गुणज लिख लिए या पाड़े लिख लिए, कुछ भी कहें। तो इनमें सभी में वो संख्या देखिए जो सभी में कॉमन हो और इन तीनों का भाग जाता हो। तीनों का तो भाग जाएगा, क्योंकि अगर सभी में कॉमन मिल जाए तो वो इसके गुणज के रूप में ही तो लिखी गई। देखिए 4 है, 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 12, 4 चौक 16, इसमें 6 दूनी 12। अब यहाँ 12 12 मिल गई, लेकिन 12 इसमें तो है नहीं, तो नहीं। 16 16 यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ तो है। अब 20 20 यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ देखेंगे नहीं। 24 24 यहाँ है, इसमें है कि 24, इसमें भी है, इसमें भी है, तो मिल गए दोस्तों 24 मिल गई संख्या हमको। वो संख्या 24 है, वो संख्या 24 है। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वो 24 है। 24 से छोटी कोई संख्या ऐसी नहीं है, ना यहाँ देखें चाहे यहाँ चाहे कहीं भी, जिसमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा जाता हो। 24 ही वो संख्या है जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाता है। देखो 24 से छोटी कोई संख्या देखो, 16 देख लीजिए, 16 में 6 का भाग जाता है, नहीं जाता। 8 का तो जाता है। ऐसे 12 में देखिए, 12 में 8 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 4 का जाता है। यहाँ देख लीजिए कोई 16 है, 16 में 6 का नहीं जाता, 8 में 6 का नहीं जाता। यहाँ देख लीजिए 18 में ना तो 8 का जाता है ना 4 का जाता है, केवल 6 का जाता है। तो 24 ही एक संख्या है सबसे छोटी। इससे छोटी संख्या इनमें कोई, इससे पहले इनसे छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा जाता हो, इसलिए इसको कहा जाता है वह छोटी से छोटी संख्या एलसीएम होती है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग जाता हो। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है इन संख्याओं तीनों के लिए? 24 है। 24 से छोटी कोई संख्या ऐसी नहीं मिलेगी आपको जिसमें इन तीनों का भाग जाता हो, इसलिए कहा जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या होती है एलसीएम जिसमें इन जो दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। आप गुणनखंड विधि से भी 4, 6, 8 का निकालेंगे तो, या भाग विधि का है इसको, तो भी यही निकलेगा। कैसे? 2 दूनी 4, 2 से पाड़ा पढ़ेंगे ना पहले, 2 3 6, 2 चौक 8, फिर से 2 का 2 एकम 2, 3 का 3 रखा है, 2 दूनी 4, फिर से 2 1 3 और 2 एकम 2। ये तो आप जानते होंगे एलसीएम कैसे लेते हैं। 1 3 में नहीं जा रहा, 3 का तो पढ़ेंगे नहीं ना, 3 का ही पढ़ेंगे, 2 का तो पढ़ेंगे नहीं। 1 1 1। अब इनका गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 1 2 3, 2 3 बार है तो 2 दूनी 4 हो गए, 4 का दून 8 हो गए, 8 का 3 करेंगे तो 8 3 24। तो कितना हो गया इसका एलसीएम दोस्तों? 24। यहाँ से भी 24 ही आया था। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब ये हो गई एक विधि। अब इसी को दूसरी विधि से करते हैं। पहले वही उदाहरण लेते हैं। कौन सा लिया था पहले? 8 12 16 ये लिया था या नहीं? कोई सा ये ले लीजिए, पता नहीं पहले कौन सा लिया था। 8 12 16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसी को गुणनखंड विधि भी बोल सकते हैं दोस्तों, या अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है दोस्तों? 8 के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 12 के करेंगे, फिर 16 के करेंगे। गुणनखंड कैसे किए जाते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्याएं जो हैं 2 3 5 7 11 13, ये इन संख्याओं से एक एक से भाग देते हुए जाते हैं और बढ़ते क्रम में जाते हैं। पहले 2 से भाग देंगे जब तक 2 से जा रहा है, जब तक 2 से भाग जाना बंद हो जाएगा तो 3 से देंगे। 3 से अगर जाता होगा तो देंगे, नहीं जाता होगा तो अगली संख्या 5 से देंगे। ऐसे 5 से जाता होगा तो ठीक है, नहीं तो अगली संख्या 7 से देंगे। ऐसी अभाज्य संख्याएं सभी के लिए करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं इसको। कैसे? अब इसमें सबसे पहले 2 का भाग देंगे। डायरेक्ट 4 का मत देना दोस्तों, ऐसी कंडीशन में गलत हो जाता है, कई बार संख्या बड़ी आ जाती है। गलत तो नहीं हो, फिर संख्या एक्चुअल में एलसीएम उससे डबल या ट्रिपल बड़ा एलसीएम आ जाता है। 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, 8 में 4 बार देंगे ना, 2 चौके 8 तो 4 आ गए। फिर से 4 में 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 2 का 2 में देंगे, 2 कम 2। तब तक देंगे भाग जब तक नीचे 1 प्राप्त ना हो जाए। 1 प्राप्त हो गए तो इसकी कहानी समाप्त हो गई। अब 12 के लिए देंगे, 2 छक्के 12, फिर से 2 का देंगे, 2 3 6। अब 2 का तो नहीं जाएगा दोस्तों, अब 3 का जाएगा, तो 3 1 3। ऐसे 16 के लिए देंगे, 2 2 8 16, 8 बार गया। फिर 8 में देंगे, 2 चौके 8, 4 आ गया। 2 का 4 में देंगे, 2 दूनी 4। अब 2 का 2 में देंगे, 1 बार में, 2 1 2। तो ये हो गए 16 के गुणनखंड, ये 12 के हो गए, ये 2 8 के। इनको लिखा कैसे जाता है दोस्तों? 8 बराबर लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको बराबर 2 की घात 3 लिख सकते हैं ना। जब आधार समान है, 2 2 2 है, तो इनको घातें आपस में, यहाँ एक घात है, यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है, तो आधार समान है तो आधार को एक बार लिख देते हैं और घातों को आपस में जोड़ देते हैं। एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तीनों मिलकर 3 हो जाएगा। अब है अपना 12। 12 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 2, यहाँ 2 बार है तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं,
गुणा 3 एक बार है तो 3 को एक ही लिखेंगे। अब 16 है, 16 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 16 को दो की घात 4 बार लिख सकते हैं ना, 2 4 बार है, आधार समान है, एक ही आधार है, 2 2 2, तो घातें एक 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 ऊपर है सब में, तो घातें कितनी जुड़ जाएंगी, यहाँ कोई घात नहीं होती तो दोस्तों कितनी घात होती है, एक होती है ना, तो इसलिए एक एक जुड़ के कितनी होगी, 2 की घात 4 हो गई। ये इतनी बारीक और बेसिक बात मैं इसलिए बता देता हूँ, कुछ हमारे साथी ऐसे हों जो पहली बार पढ़ रहे हों या जिन्होंने पहले छोटे क्लासों में ना पढ़ पाया हो, तो वो भी बारीकी से बिल्कुल समझ सकें। तो जिन साथियों को हमारा आता है वो ये ना समझे इतनी छोटी छोटी बात क्यों बताते हैं, सभी को साथ में लेकर चलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, सभी लोग सीख जाएंगे। और आगे यहाँ कोई संख्या है नहीं। अब देखिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडों में संख्या छांटेंगे एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो मैंने खुद से एक लाइन बनाई है जिसको आप याद रख लेना। एलसीएम के लिए मैंने क्या लाइन बनाई है, किसी में भी, दोस्तों ये लाइन मैंने बनाई है, लाइट दिक्कत कर गई थी थोड़ी, किसी में भी आए और सबसे बड़ी घात लाए, इसका मतलब ये हुआ किसी में भी आए और सबसे बड़ी घात लाए, वो होता है एलसीएम। किसी में भी का मतलब ये जो 3 संख्या दी इनमें से किसी में भी, सभी में होना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो सब में कॉमन होना है, किसी में भी। जैसे 2 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 है तो कहीं भी हो, यहाँ है 3 तो चलेगा, भले ही तीनों में ना हो, भले ही 2 में ना हो, किसी में भी हो चाहे, तो उस गुणनखंड को लेंगे जो सभी में किसी में भी आ जाए और सबसे अधिकतम घात वाला लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो 2 है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, भले ही एक जगह ही होता, तो 2 सबसे बड़ी घात कौन सी, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 की सबसे बड़ी घात 4 है, तो इसको ले लेंगे 2 की घात 4 गुणा। अब अगला गुणनखंड कौन सा है, अगला 3 है, यहाँ भले ही नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, हमें तो किसी में भी मिल जाए, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे सभी में हो, और सभी में से अगर एक में है तो वो एक ही लेंगे, चाहे एक घात हो, चाहे 2 घात हो, चाहे 3 घात हो, और 2 में या 3 में है तो उनमें से वो वाला लेंगे जो सबसे ज्यादा घात हो, सबसे अधिकतम घात हो। तो यहाँ 2 था तो 2 की घात 3 थी, या 2 की घात 2 थी, या 2 की घात 4 थी, हमें कौन सा चाहिए होता है, सबसे ज्यादा घात वाला, तो 2 की घात 4 वाला ले लिया। अब 3 वाला लेंगे, 3 का गुणनखंड, 3 यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं, तो 3 तो एक ही घात है उसकी, तो 3 अकेला ही ले लेंगे। अगर कहीं यहाँ और होता 3 की घात 2 होता तो इसको नहीं लेते, तो फिर 3 की घात 2 वाला लेते। तो ये बात सब में साबित हो रही है, किसी में भी है मतलब ऐसा गुणनखंड जो किसी में भी है, यहाँ भले ही नहीं, यहाँ नहीं तो, लेकिन यहाँ तो है, तो 3 को हमने लिया और सबसे बड़ी घात लाए, तो लेते कौन से, सबसे बड़ी घात वाला। जैसे 2 यहाँ 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 तीनों जगह था, भले ही 2 यहाँ नहीं होता, यहाँ होता, यहाँ होता, तब भी कौन सा वाला लेते, जो सबसे ज्यादा घात है, 2 की घात 4 वाला ले लिया। 3 के लिए घात एक ही है, 3 और कहीं है ही नहीं, तो 3 एक ही लेंगे। 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है दोस्तों, 48। तो ये हो गया इसका एलसीएम 48। उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एलसीएम में ये लघुत्तम सम प्लस अपवर्त वाली बात बताने को थोड़ी सी रह गई थी, इसको मैं बता देता हूँ, फिर एचसीएफ पे चलते हैं। एचसीएफ की भी क्लास कुछ क्वेश्चन कराएंगे। जैसे 8, 12 और 16, 8 के क्या थे गुणज, 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचा 40, 8 छंगे 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, ये आगे बढ़ते थे। 12 के थे, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंगे 72, 12 सत्ते 84, ऐसे आगे बढ़ते थे। 16 के थे, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 16 7 112, ऐसे आगे बढ़ती है। तो सम प्लस अपवर्त्य कॉमन मल्टीपल, सम प्लस, सम मतलब होता है समान, अपवर्त्य मतलब गुणज, अपवर्त्य मतलब गुणज या मल्टीपल। तो सम मतलब समान, ऐसा गुणनखंड जो समान हो, कॉमन हो, तो समान 48 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सम प्लस अपवर्त्य, लघुत्तम सम प्लस अपवर्त्य, लघुत्तम इससे छोटा ऐसा कोई भी मल्टीपल नहीं है जो इनमें सब में कॉमन हो। आगे और आगे मिल सकते हैं और भी मिल जाएंगे इनमें, लेकिन इससे पहले इससे छोटा कोई भी नहीं होगा। तो सम समान, अपवर्त्य मतलब गुणज या मल्टीपल, और लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, इससे छोटा 48 से छोटा कोई नहीं है इधर जो इनमें सब में एक जैसा समान हो, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, लघुत्तम सम प्लस अपवर्त्य। इसी को फुल फॉर्म में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। ठीक,
तो ये हो गया 48 संख्या। और संख्या के लिए कुछ और भी हो सकता है, इसी के लिए इसके आगे तो और हो सकती हैं, लेकिन सबसे छोटा वाला कौन सा है, 48 ही है। इसीलिए इसको अपवर्त, सम और लघुत्तम, सम मतलब समान, लघुत्तम मतलब छोटा, और अपवर्त मतलब गुणन, गुणज। ठीक है दोस्तों, तो आपको लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा भी समझ में आ गई, मैंने उदाहरण से समझा दिया, मैंने एग्जांपल देके कुछ क्वेश्चन भी करा दिए। अब हम चलते हैं एचसीएफ पर, कुछ एक दो क्वेश्चन एचसीएफ के उठाते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। आज से दोस्तों आपको समापवर्तक और समापवर्त्य का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। समापवर्त्य क्या होता है, समापवर्तक क्या होता है। महत्तम के साथ समापवर्तक, इसका मतलब मैंने बताया था गुणनखंड होते हैं, और समापवर्त्य मतलब गुणज होते हैं, उसके मल्टीपल आगे गुणा होता जाता है। तो देखिए दोस्तों, एचसीएफ क्या होता है, परिभाषा इसकी लिखें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, तो उस बड़ी से बड़ी संख्या को, तो उस बड़ी से बड़ी संख्या को एचसीएफ कहते हैं। कैसे दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्या, तो कोई संख्या दी जाएंगी 2 3 4 5 जितनी भी हों, पूरा पूरा भाग चला जाए, तो उस बड़ी से बड़ी संख्या को क्या बोलते हैं, एचसीएफ। मतलब कोई संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्या, कोई संख्या दी जाएंगी, उनमें कोई एक संख्या जिसका पूरा पूरा भाग जाएगा तीनों में, तो उस संख्या को क्या बोलेंगे, उनका, उन तीनों संख्याओं का या चार संख्या उनका क्या बोलेंगे, एचसीएफ। बड़ी से बड़ी संख्या वो दी गई उनमें से नहीं, एक संख्या अलग से निकलेगी जिसका उन तीनों में भाग जाए, या उनमें से कोई छोटी संख्या निकलेगी या फिर कोई और संख्या निकलेगी। देखिए 4 6 और 8 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, चार उदाहरण दिया गया, एक एग्जांपल पूछा जा रहा है कि 4 6 और 8 ये कोई तीन संख्या हैं का एचसीएफ ज्ञात करना है। मतलब इनके लिए कोई एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका इन सभी में भाग जाता हो, जिसका इन सभी में भाग जाता हो। तो सबसे पहली एक विधि है दोस्तों, जिसे गुणनखंड विधि कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 का किया 4 के लिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, समाप्त हो गई इसकी कहानी। अब लिया 6, 6 के लिए करेंगे तो 2 3 6, अब 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, तो 3 एकम 3। उम्मीद करता हूँ कि ये तो आप बातें जानते होंगे गुणनखंड वाली। अब 8 का करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इन सभी को लिखा जाएगा फिर से। 4 का क्या हुआ था गुणनखंड, 2 गुणा 2। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक। या अभी ऐसे ही लिखते रहो, अभी मैं समझा रहा हूँ, छोटी क्लास की तरह समझा रहा हूँ इनको, 2 गुणा 2। अब 8 का क्या, 6 का क्या निकला था दोस्तों, 2 गुणा 3। अब 8 के क्या निकले थे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड करे थे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये निकले थे। अब अभाज्य गुणनखंड दोस्तों वो जो एचसीएफ वो होता है संख्या जो सभी में होनी चाहिए। कौन सा गुणनखंड उठाते हैं जो सभी में हो, जैसे 2 है, तीन संख्या तीनों के गुणनखंड में होना चाहिए। छोटी क्लास में हम ऐसे ही करते थे, चौथी पाँच छठी में, जिस भी, अब मुझे ध्यान नहीं रहा किस क्लास में है। ये मिल गया, 2 का एक जोड़ा मिल गया, तो एक तो यहाँ से उठा ली इस जोड़े में से 2। अब जोड़ा अगला देखेंगे, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ तो है। 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। ये वाला 2 भी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। तो केवल एकमात्र जोड़ा है दोस्तों 2 का, जो कि सभी में मिल रहा है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कोई भी गुणनखंड जो होता है वो सभी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, सभी में होना चाहिए, और सबसे न्यूनतम घात वाला होना चाहिए, सबसे कम घात वाला होना चाहिए। तो यहाँ 2 ही है जो सभी में मिल रहा है, ठीक।
इसको डिटेल में यहाँ लिखेंगे तो इसका HCF तो क्या हो गया दोस्तों, HCF तो इसका 2 हो ही गया। अब जो बात मैं बताने वाला हूँ उसके लिए इसको कैसे लिखना पड़ेगा, 2 की घात 2 लिख लिया, यहाँ 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 लिखेंगे, इस वाले को 2 की घात 4 लिखेंगे। तो इनमें से लिया कौन सा जाता है, सभी में तो होना चाहिए, 2 सभी में है, लेकिन लेते कौन सा है जो सबसे कम घात वाला होता है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 1 है। तो न्यूनतम घात वाला लिया जाता है, कौन सा, सबसे कम घात वाला। सबसे कम घात वाला 2 की घात 1 है, तो इसको ले लेंगे। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ कहीं 4 5 होता या 2 होता या 4 होता तो 2 की घात 2 वाला लेते, मतलब जो गुणनखंड है उनमें देखेंगे उसमें सबसे कम घात कौन से वाले पर है, सबसे कम घात इस वाले 2 पर है 1, तो इसको ही ले लेंगे 2 की घात 1। तो HCF कितना हो गया, 2। अब देखिए दोस्तों परिभाषा को यहाँ से सिद्ध करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो जो इसका HCF निकाल लिया 2, तो 2 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन सभी में भाग चला जाएगा पूरा पूरा। 2 से बड़ी कोई संख्या नहीं, 2 से बड़ी मान लीजिए 3, मान लें 3 है, तो 3 का इन सब में भाग नहीं जाता, 6 में जाता है, 4 में नहीं जाता, 8 में नहीं जाता। 2 से बड़ी संख्या मान लीजिए 4 है, तो 4 का भाग इसमें जाता है, इसमें जाता है, लेकिन इसमें नहीं जाता। 2 से बड़ी संख्या 5 है, तो 5 का भाग इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, ना इसमें जाता है। 2 से बड़ी संख्या अब 6 है, तो 6 का भाग ना इसमें जाता है, ना इसमें जाता है, केवल इसमें जाता है। 7 है, तो 7 का भाग इनमें से किसी में भी नहीं जाता। 8 का भाग इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता। 9 का भाग इनमें से किसी में भी नहीं जाता। अब आगे तो चेक ही नहीं करेंगे, 8 से बड़ी संख्याएं जो होंगी उनमें तो किसी में भाग इसमें जाएगा नहीं। तो वो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 2 ही है। इससे छोटी हो सकती है, 2 से छोटी तो है 1 जिसका तीनों में भाग जाएगा, लेकिन 2 से कोई बड़ी संख्या नहीं है जिसका इन तीनों में भाग जाता हो। इसलिए कहा जाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका इन सब में भाग चला जाए, तो उसी को HCF कहते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसको ये इन सब से भले ही छोटी है, कई बार HCF ऐसा होगा कि जो सबसे छोटी वाली संख्या है वही HCF होगा, या फिर उनमें सबसे छोटी संख्या होगी। तो HCF या तो ये छोटी संख्या होगी या इन सबसे भी छोटी संख्या हो सकती है। लेकिन भाषा के रूप में वैसे देखा जाए तो बड़ी से बड़ी इसलिए क्योंकि अपनी लाइन में वो बड़ी संख्या है, इससे बड़ी कोई और संख्या नहीं हो सकती जो इन तीनों में भाग दे सके। इससे बड़ी मैंने चेक करके बता दिया आपको, 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 तक का चेक करके बता दिए। तो इससे बड़ी कोई संख्या नहीं, यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन तीनों में भाग जा सकता है, इसलिए इसको HCF को क्या जाता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन सब के लिए बड़ी से बड़ी संख्या 2 ही है जिसका इन सब में भाग जा सकता है। इससे 2 से बड़ी कोई संख्या नहीं जो तीनों में भाग पूरा पूरा दे सके। तो HCF से आपको एक कंडीशन और समझ में आ गई होगी कि HCF जो आएगा वो हमेशा या तो छोटी संख्या होगा या इससे हमेशा इन सभी से छोटा होगा। इनमें सबसे छोटी संख्या से भी बड़ा नहीं हो सकता। HCF जो आएगा वो हमेशा जो संख्या दी गई उनमें या तो सबसे छोटी संख्या होगा या फिर उससे भी छोटी संख्या होगा, मतलब कुल मिला के तीनों से छोटी संख्या HCF होगी या फिर सबसे छोटी संख्या है वही HCF होगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे बड़ी से बड़ी क्यों लिखा जाता है इसको। बड़ी से बड़ी वो है जो संख्या जो है अपने आप में वो सबसे बड़ी है इन तीनों के लिए, वो संख्या सबसे बड़ी है इन तीनों के लिए। इससे बड़ी कोई संख्या और ऐसी नहीं बनी इन तीनों के लिए जो तीनों को पूरा पूरा भाग कर दे। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं और आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों, 4, 12 और 36 का HCF ज्ञात करो। 4, 12 और 36 का HCF। तो दोस्तों हम वही विधि लगाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 4 का पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 4 2 से काटते हैं ना, अभाज्य संख्याओं से देते हैं दोस्तों, सॉरी मैंने गलती से लग गया था। अभाज्य संख्याओं से ही काटा करें आप, 2 एकम 2, 4 की कहानी समाप्त। अब 12 आ गई, 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 के तृतीय 6, फिर 3 का 3 एकम 3। जब 2 से कटता जाए तब तक 2 से काटते जाते हैं, 2 के बाद फिर 3 से देखते हैं, 3 से कटता है तो 3 से काटेंगे, नहीं कटता तो आगे 5 से, फिर 7 से, ऐसे अभाज्य संख्याओं से बढ़ते जाते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड विधि ही इसको कही जाती है, इसलिए इसमें अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं का ही गुणनखंड किया जाता है, अभाज्य संख्याओं का ही भाग दिया जाता है। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट 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 आगे 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 25 होती हैं टोटल अभाज्य संख्या। अगली संख्या 36 है, तो 36 के गुणनखंड करेंगे दोस्तों 2। 36 के कैसे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 से 1 16 है, 2 अट्ठे 16, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 18 दूनी 36, ये भाग ही तो देना होता है, ये आप जानते होंगे, नहीं तो किसी दिन बेसिक क्लास और ले लेंगे। 2 9 18। अब 9 में 2 का भाग जाएगा दोस्तों, क्या नहीं जाएगा, तो अब 3 का जाएगा, तो 3 से बढ़ेंगे, 3 3 9, फिर से 3 का जाएगा, 3 एकम 3। अब देखिए दोस्तों इनके गुणनखंड लिख लिए हमने 2 के, वो 4 के क्या आए, 2 गुणा 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं।
अब अगला है 12, 12 के क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2 की घात 2 लिख लेंगे, 2 बार है 2, तो 2 की घात 2 गुणा 3 कितनी बार, एक बार, 3 की घात 1 लिख लेंगे। अगली संख्या 16 है, तो 16 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, 2 16 नहीं 36 है, सॉरी 36 है, 36 को कैसे लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 2 आ जाएगा, गुणा 3 की घात 2 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि जो संख्याएं हैं इनके गुणनखंडों में से सभी में होना चाहिए कॉमन, किसमें, सभी में होना चाहिए, और सबसे कम घात वाला होना चाहिए। तो ये तो सब में मिल रहा है, दो दो दो, दो यहाँ भी, दो यहाँ भी, दो यहाँ भी, और घात देखें तो 2 की घात 2 ही यहाँ है, 2 की घात 2 ही यहाँ है, 2 की घात 2 ही यहाँ है, तो ये तो पूरा ही आ जाएगा ये वाला। या यहाँ से कहें एक जोड़ा ये बन रहा है छोटी क्लास की तरह कहें तो, और एक जोड़ा ये बन रहा है। अगला 3 का जोड़ा बनने लगा, क्योंकि यहाँ 3 है नहीं, यहाँ तो है, यहाँ भी है, ये अगला ये वाला 3 है, इसका भी यहाँ जोड़ा नहीं है, जोड़ा नहीं। तो संख्या कौन सी लेते हैं, जो तीनों में होना चाहिए। अगर 3 संख्या है तो तीनों में, 4 हैं तो चारों में, 5 हैं तो पाँचों में, 2 हो तो 2 में होना चाहिए। कुल मिला के सीधी सी बात ये है कि सभी में होना चाहिए। तो यहाँ से लें तो एक इस जोड़े में से आ जाएगा 2, एक इस जोड़े में से आ जाएगा 2, तो एलसीएम कितना आ गया 2, वो एचसीएफ कितना आ गया अपना 4। यहाँ से भी कहें तो इस जोड़े में से एक ही तो उठा जाएगा, 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 का मतलब ही होता है 2 गुणा 2 बराबर 4। चाहे ऐसे यहाँ से उठा लो, चाहे यहाँ से उठा लीजिए, सबसे छोटी घात वाला लेंगे। तो 2 में तो सब में समान ही घात, अगर यहाँ कहीं 2 की घात 5 होता, या 2 की घात 3 होता, या 2 की घात 2 होता, तो 2 की घात 2 उठाते। अगर यहाँ 2 की घात 1 होता, या 2 होता, या 3 होता, तो 2 की घात 1 वाला उठाते। जो 2 की घात दी गई है, जितने भी गुणनखंड जो सभी में कॉमन मिल रहे हैं, उनमें से सबसे कम घात वाला ही हमेशा उठाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, एचसीएफ कितना आया 4। मैंने बताया था कि वो छोटी से छोटी, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन सब में भाग चला जाए, तो 4 है वो बड़ी से बड़ी संख्या। 4 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं हो सकती जिसका इन सब में भाग जाए। क्यों नहीं हो सकती, देखिए 4 का भाग इसमें जा रहा है 4 में, हाँ 4 एकम 4 एक बार जा रहा है, 4 का भाग 12 में जा रहा है, 4 तिये 12, 4 का भाग 36 में जा रहा है, 4 9 में 36। अब 4 से बड़ी संख्या मान लीजिए 5 ले ली, 5 का भाग 4 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 12 36 किसी में भी नहीं जाएगा। 6 का भाग 6 का इसमें जाएगा नहीं, इसमें तो जाएगा, इसमें जाएगा। तो यहीं 4 से बड़ी संख्या तुरंत हो रही है, तो वो फेल हो रही है, क्योंकि 4 ही है वो संख्या। अब 8 ले लें तो 8 का इसमें न जाएगा, ना इसमें ना इसमें। 9 ले लें तो इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें। तो 4 से बड़ी तो कोई संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी सबसे छोटी संख्या जो एचसीएफ निकालना है उसमें सबसे पहली छोटी संख्या 4 है। तो 4 से बड़ी तो कोई संख्या और हो ही नहीं सकती। यहाँ से दूसरी कंडीशन एक और जो थी वो साबित हो गई, कि मैंने बताया था कि एचसीएफ हमेशा या तो उन संख्याओं में सबसे छोटी वाली संख्या प्राप्त होगा, या उससे भी छोटी प्राप्त होगा। उससे छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि इसलिए प्राप्त नहीं होती है क्योंकि उस संख्या जो प्राप्त हुई है उसको उन सब में भाग देना होता है। तो इसमें भी देना है, इसमें भी देना है, इसमें भी देना है। तो इससे अगर बड़ी प्राप्त कहीं हो जाएगी तो फिर इसमें तो भाग जाएगा नहीं। तो इसलिए या तो ये खुद ही होती है एचसीएफ सबसे छोटी वाली संख्या, या इससे भी छोटी संख्या एचसीएफ होती है। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई। एक लाइन जो मैंने पहले लिखाई थी उसी तरीके से फिर से लाइन लिखा देता हूँ, ये एचसीएफ के लिए, जैसे याद रख के आप एचसीएफ याद रख सकते हैं। एचसीएफ के लिए क्या लाइन है, सभी में आए, उसमें था कि किसी में भी आ जाए गुणनखंड ले लेंगे, इसमें तो सभी में होना चाहिए तो ही लेंगे। सभी में आए और सबसे कम, वहाँ सबसे बड़ी घात लेते, सबसे कम घात लाए, घात लाए, ऐसा गुणनखंड उठाते हैं जो सभी में तो होने चाहिए और सबसे कम घात वाला होना चाहिए। जैसे 2, यहाँ तो 2 की घात समान थी, अगर यहाँ 5 होती या 4 होती, यहाँ 2 होती तो 2 वाले को उठाते, यहाँ 3 होती या 4 होती या 6 होती तो 2 की घात 3 वाले को उठाते। तो सब में होना चाहिए, पहली बात तो कंडीशन ये कि सब में होना चाहिए। तो सब में आए, जितनी भी संख्या है उनके सभी गुणनखंडों में होना चाहिए वो गुणनखंड जो ले रहे हैं, और सबसे कम घात वाला लेंगे, सबसे कम घात लेके आया हो वो। अब जैसे ये 3 है, 3 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 3 यहाँ नहीं था, यहाँ तो था। ठीक, सब में होना चाहिए। जैसे 2 एक बार सब में है, 2 दूसरी बार भी सब में है, तो इसलिए 2 को 2 बार उठा लिया, यहाँ से भी उठा लिया, यहाँ से भी उठा लिया, इसीलिए इसको 2 की घात 2, 2 की घात 2 कह रहे हैं। मान लीजिए कहीं एक जगह और, यहाँ कहीं और 2 होता तो उठाते क्या, नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते, क्योंकि इसका जोड़े के लिए 2 ना यहाँ है ना यहाँ है, इसलिए इसको नहीं उठाते। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वाला ये समझ में आ गई होगी, आपको ये भी समझ में आ गई होगी। अब इसी महत्तम समापवर्तक की 1-2 और विधियाँ उनको बताते। एक है भाग विधि। भाग विधि या उत्तरोत्तर भाग विधि भी कह सकते हैं इसको, उत्तरोत्तर भाग विधि। ये विधि क्या है दोस्तों, इसमें 2 या 3 संख्याएं जो दी गई होती हैं उनमें भाग देते हुए जाते हैं। मान लीजिए
हैं 21 ले लिया, वो संख्या ऐसी लेते हैं 14 ले लो, 21 ले लो, 105 ले लो। ये संख्या ले ली दोस्तों, इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना किससे? उत्तरोत्तर भाग विधि से। उत्तरोत्तर भाग विधि दोस्तों वो होती है कि पहले कोई दो संख्याओं को लीजिए, उनका भाग दीजिए। कैसे? मान लीजिए पहले जो दो छोटी संख्या उनको ले लीजिए, तो 21 में भाग देंगे हम 14 का। कितने का? 14 का। छोटी संख्या सबसे 14 है, तो 21 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 14 एकम 14। अब कितना बचा दोस्तों? यहाँ से घटाएंगे, 11 में से 4 गए 7, 7 बचा। अब 14 का भाग तो 7 में जाएगा नहीं। अब क्या करेंगे दोस्तों? इस 14 को, जो यहाँ जो पहले जो भाजक होता है वो यहाँ भाज्य बन जाता है। इस 14 को कहाँ उठा के रखते हैं? यहाँ। इस 14 को यहाँ रखते हैं, और जो नीचे जो शेष बचा था इसका भाग दिया जाता है। 7 का 7 दूनी 14। अब शेष फल आ गया 0। ये भाग क्या समाप्त हुआ दोस्तों? भाग समाप्त हुआ। लेकिन हमारी जो प्रक्रिया जिसे हम खोज रहे थे, क्या खोज रहे थे? एचसीएफ। तो एचसीएफ की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई। उत्तरोत्तर भाग विधि का मतलब है एक के बाद भाग देते जाना। तो अभी इन दो संख्याओं से निपट लिए हम, 14 और 21 से निपट लिए। कैसे? 21 में 14 का भाग दिया तो 7 ये आया, पहले 7 शेषफल आया। अब यहाँ नहीं जा रहा था, इस 14 को जो ये है, अगली बार ये भाज्य बन जाता है। जो भाजक होता है पहले वो भाज्य बन जाता है। मतलब 14 को यहाँ रखेंगे, अब 7 का भाग देंगे 0 0। तो यहाँ आखिरी बार भाग किससे दिया गया दोस्तों? 7 से। आखिरी बार भाग किससे दिया गया? 7 से। तो 7 वो आखिरी संख्या है, तो 7 को अब जो संख्या बची है ये 105, 105 में 7 का भाग देंगे। 7 का भाग दो, 7 एकम 7, कितना बचा? 3 5, 7 पंचे 35, 0 0। अब देखिए दोस्तों, 7 का यहाँ भाग दिया, यहाँ भी 0, 7 का यहाँ भाग दिया, यहाँ भी 0 0। तो वो संख्या अंतिम भाजक मतलब जिससे आखिरी बार भाग दिया गया। आखिरी बार यहाँ 7 दिया गया था, यहाँ 7, यहाँ नहीं जाता तो आगे और बढ़ाते, इसको यहाँ रख के आगे बढ़ाते। अभी दूसरा उदाहरण लेंगे एक और। तो अंतिम भाजक जो होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। अंतिम भाजक मतलब जिससे आखिरी बार भाग दिया गया। सबसे आखिरी बार भाग किससे दिया गया? जब शेषफल 0 प्राप्त हुआ है 7 से। यहाँ हो गया था, लेकिन यहाँ भी पूरा नहीं हुआ था क्योंकि ये संख्या छूट रही थी। तो ये जो आखिरी बार भाग दिया था, इससे फिर से इसमें 105 में देंगे। ये कंडीशन ऐसी बन गई कि ये पहले ही इस स्टेप में यहाँ भी पूरा हो गया, लेकिन नहीं आगे और बढ़ाते तो तब आगे और भाग दिया जाता। तो 7 ही वो अंतिम भाजक है जो एचसीएफ है। एचसीएफ क्या होता है दोस्तों? उत्तरोत्तर भाग विधि में एचसीएफ क्या किसे कहते हैं? जो जिसके भाग देने से लास्ट में 0 आया हो, जिसके भाग देने से लास्ट में 0 आया हो। इसके अंतिम भाग जीने से 0 आया है, तो अंतिम भाजक यही हुआ 7। तो अंतिम भाजक ही, तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ बराबर होता है अंतिम भाजक। अंतिम भाजक यहाँ क्या है? 7। यहाँ भी आप देखेंगे तो 7 से कोई बड़ी ऐसी संख्या नहीं होगी जिसका इन तीनों में भाग जाता हो। 8 का देखें, चेक करें, क्योंकि एचसीएफ के लिए क्या कहा जाता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो 7 से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती। जैसे 8 लीजिए, तो 8 का इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता। 9 का ना इसमें जाता है, ना इसमें, ना इसमें। 10 का ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें। 11 का ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें। 12 का ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें। 13 का ना इसमें जाता, ना इसमें, ना इसमें, ना। 14 का इसमें जाता लेकिन इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता। 15 का इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, इसमें जाता है। तो 7 से बड़ी 7 ही ये वो जिसका इसमें भी जाता है। 7 दूनी 14, 7 21 और 7 15 105। तो 7 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जिसका इन तीनों में भाग जाता है। 7 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं बनी जिसका इनमें भाग जाता हो। तो इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हुआ? 7 हुआ। और एचसीएफ किसे बोलते हैं? ऐसी जो उत्तरोत्तर भाग विधि में दोस्तों एचसीएफ किसको बोला जाता है? जो अंतिम भाजक होता है, जिसका सबसे आखिरी बार जिससे भाग दिया गया है, जिससे सबसे आखिरी बार भाग दिया गया है, तो वो 7 है, वही उसका एचसीएफ हुआ। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिससे हम आपको और समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक और उदाहरण लेते हैं हम। मान लीजिए 112, 248 और 488 का एचसीएफ उत्तरोत्तर भाग विधि से ज्ञात करना है। ये संख्या ले ली मैंने, 112, 248 और 488। इनका एचसीएफ ज्ञात करना है किस विधि से? उत्तरोत्तर भाग विधि से। तो सबसे पहले मैंने बताया सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं। कौन सी? 2। तो 248 को 112 से भाग दीजिए। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 1 दूनी 2, 2 ही बार जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 224। अब घटाएंगे, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2।
अब देखिए दोस्तों ये 24 बचा यहाँ। अब 24 में इसका भाग जाएगा नहीं। अगली स्टेप क्या होती है, इसको यहाँ रखा जाता है, इस वाली संख्या को यहाँ रखा जाता है और 24 का भाग दिया जाता है। तो जो पहले भाजक था वो अब भाज्य बन जाता है और जो शेष बचता है वो भाजक बन जाता है। तो 112 यहाँ लिख लिया। 24 का भाग देंगे, 24 पंचे 120 होता है, तो 24 चौके 96, 4 ही बार जाएगा। अब घटाएंगे, 12 में 6 गए, 6 10 में 9 गए 1, 16 बचा। अब 24 का भाग 16 में तो नहीं जा रहा, तो 24 को कहाँ रखेंगे, यहाँ 24 का भाग दीजिए, वो 16 का भाग देंगे 24 में, 16 एकम 16। अब कितना बचा दोस्तों, 8 बचा। तो 16 का भाग 8 में तो जाएगा नहीं, तो अब ये 16 जो है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 के लिए। 8 का भाग लग जाएगा 16 में। जो भाजक होता है वो अगले स्टेप में भाज्य बन जाता है, जो शेषफल होता है वो भाजक का बन जाता है। भाजक का मतलब भाग जिसका करेंगे, भाग करने वाला। तो यहाँ 16 लिख लीजिए, तो 8 दूनी 16, शेषफल क्या आ गया, 0। शेषफल 0 आ गया दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, ये अंतिम भाजक हो गया, नहीं, ये अंतिम भाजक नहीं हुआ। अंतिम भाजक कब माना जाएगा, जब सभी संख्याओं से अपन निपट लेंगे। तो अभी 112 और 248 से निपट ली, लेकिन 488 तो अभी बाकी है ना दोस्त। तो 488 बाकी है, तो 488 में अब किसका भाग दिया जाएगा दोस्तों, जो यहाँ आखिरी बार भाग दिया गया वो संख्या बची 8। कौन सी है, 8। आखिरी बार भाग यहाँ दिया गया 8 से, तो 8 का इसमें भाग देंगे, तो इसको हटाएं, 488 को लिखें, 8 लिख लिया। 8 का भाग देंगे किसमें, 488 में। देख 8 का क्यों देंगे, क्योंकि 8 ही वो अंतिम भाजक है जब यहाँ शेषफल शून्य हुआ है। अब इसमें भी शेषफल जब शून्य हो जाएगा तो जो अंतिम भाजक बचेगा वो अपना HCF हो जाएगा। तो कहते 8 छंग 48, कुछ नहीं बचा, अंक उतारा 8 का, 8 एकम 8, 8 का 8 एकम 8 0। अरे ये भी दूसरी स्टेप पे समाप्त हो गया। तो अंतिम भाजक यहाँ भी 8 था, यहाँ भी 8 था। कंडीशन ऐसी बन रही दोस्तों, लेकिन 8 ही बन रहा है। अगर ये ऐसी संख्या कोई और हो जाती, मान लीजिए कोई और संख्या ले लेते हैं, ये 800 हटा ही देते हैं, 896 ले लेते हैं, फिर भी तो नहीं कट जाएगा, नहीं और कुछ लेते हैं। क्या ले लिया जाए, 842 ले लेते हैं, चलो, जिससे आपको मैं समझा सकूँ। इसलिए बड़ी संख्या थोड़ा ले रहा हूँ जिससे मैं समझा सकूँ कि अभी तो यहाँ समाप्त हो रहा है, उसी संख्या पे वहाँ समाप्त हो रहा है। 842 ले लिया, दो तो संख्या ये थी, तो ये यहाँ तक तो आ ही गया था। दोस्तों आज लाइट गड़बड़ कर रही थोड़ा, इसलिए क्लास बीच बीच में डिस्टर्ब हो रही है। तो देखिए यहाँ हमारा अंतिम भाजक क्या था दोस्तों, 8 था। अब अभी कहानी तो समाप्त तो हुई नहीं, क्योंकि 8 के भाग देने से 0 0 तो आ गया है। अंतिम भाजक किसे कह लेते हैं, जिसके भाग देने से 0 आ जाए। लेकिन अभी हमारी जो संख्याएं 3 थी उनमें तीसरी संख्या भी ये बची हुई है। तो ये अंतिम भाजक जो 8 बचा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस होती आई और 8 बचा अंतिम भाजक। तो अब 8 जो है, यहाँ अगर दो ही संख्याएं ये होती तो इनका HCF क्या हो जाता, 8 हो जाता। लेकिन अभी संख्या हमारी तीसरी और बची है, तो इस 8 का भाग इस तीसरी संख्या में और देंगे, और जो उस समय 8 का भाग देने के बाद जो भाजक बचेगा अंतिम भाजक, उसको बोलेंगे हम HCF। तो 8 का भाग देंगे, 8 8 एकम 8, कुछ नहीं बचा, 4 उतारा, 4 का भाग नहीं जा रहा, 0 आया, फिर से 2 का उतारा 42, तो 8 पंचे 40 हुआ। 40 से घटाएंगे, ये कितना बचा, 2 है दोस्तों। अब 2 का भाग 8 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं, तो इसको कहाँ लिखेंगे, 8 को यहाँ लिखेंगे। 8 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा। अब 2 का भाग देंगे 8 में, 2 चौके 8, 0। अंतिम भाजक हमारा क्या हुआ दोस्तों, 2। अंतिम भाजक किसे बोलते हैं, जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए वही होता है अंतिम भाजक। अब यहाँ अंतिम भाजक 8 हो गया था, लेकिन 8 अभी अंतिम भाजक इसलिए नहीं माना गया था क्योंकि अभी एक संख्या बची थी ये। तो अब इसमें 8 का भाग फिर से दिया, तो 8 का भाग दे देते, तो अंतिम भाजक किस पे पहुँचे हम, 2 पर पहुँचे। 8 का भाग यहाँ दिया, 105 बार गया, 40 42 बचा, ये 2 आया, 2 का 8, ये 8 ये फिर से ये भाजक बन जाएगा, ये भाजक बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा 8। तो 2 का भाग 8 में, तो 2 चौके 8। अब इसका 2 चौके 8 पूरा पूरा चला गया, 0 हो गया। तो अंतिम भाजक जो था 2, तो HCF हमारा क्या हुआ, बराबर अंतिम भाजक, जो जिसके अंतिम भाग देने पर शेषफल 0 हो, अंतिम भाजक वही होता है हमारा HCF। कितना हो गया, 2। तो इसमें दोस्तों 2 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं हो सकती जो इन तीनों में भाग पूरा पूरा जा सके। वो सबसे बड़ी संख्या 2 ही है जिसका इन तीनों भाग जा सकता है। 2 से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती है। उत्तर भाग विधि से ऐसा सिद्ध हो गया है। अगर आप वैसे करना है तो गुणनखंड से आप चेक कर सकते हैं। कैसे, 112 के गुणनखंड कीजिए,
2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 28 56, 2 28 के लिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 को 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, ये होगा इसके। अब 248 के क्या होंगे दोस्तों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 31 और 2, अब 2 अब तो 31 अभाज्य संख्या है तो 31 का डायरेक्ट 31 ही होगा। अब 842 के दोस्त, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 421 के 4 1 2 1 3 4 7, इसमें किसका जा सकता है दोस्तों, 2 का तो जा नहीं रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, और 7 7 छंग 7 का भी नहीं जा रहा, 8 9 9 छक्के 36 और 5 10 11 11 33, 8 नहीं 11 13 13 39 2 15 17 17 दूनी 34 6 7 नहीं 11 18 19 दूनी 38 और 3 20 21 दूनी 42 22 23 23 दूनी 23 एकम 23 और 7 12 7 19 24 26 27 27 एकम 27 और 13 2 15 नहीं जा रहा 28। अब इसमें दोस्तों किसी संख्या का नहीं जा रहा भाग आगे, तो वो संख्या जो है वो 2 ही है इनमें, क्योंकि वो संख्या सब में मिल जाएगी। अगली 2 इसमें तो है, इसमें तो है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। अगला जोड़ा 2 को बनाए जैसे, तो इसमें तो मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें 2 से भाग जाएंगे तो 2 का अगला जोड़ा इसका बन ही नहीं रहा। अगला किसी संख्या से कटेगी भी तो ये इनमें वो संख्या नहीं है, इनमें 2 2 है, इनमें 3 है। 3 से तो एक ना 2 से कट रही ना 3 से कट रही, तो ना 2 है इसके जोड़े में ना 3 है जोड़े में, केवल एक ऐसा एकमात्र संख्या 2 है जिसका तीनों में जोड़ा मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ यहाँ से भी सिद्ध हो गया। एचसीएफ इसका कितना हुआ, 2 हो गया। भागविधि उत्तरोत्तर भागविधि मैंने बता दी आपको, और ये मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि पहले ही बता दी थी, ये फिर से सिद्ध करके बता दी। अब इसमें दोस्तों बची है कल के लिए जो विधि है उसका नाम है न्यूनतम अंतर विधि। न्यूनतम अंतर विधि, न्यूनतम अंतर विधि को दोस्तों हम कल पढ़ेंगे, और एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये आपकी 3 से 4 दिन तक 5 दिन तक लगभग क्लास चलेगी। तो आज इस क्लास को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं दोस्तों कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ये बेसिक क्लास आपको कैसे लगी आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अपना आपको अगर लग रहा है कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो दोस्तों को भी मौका दीजिए सीखने का। चैनल पर बने रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, अपनी वीडियो को दोस्तों में कम्युनिटी में भेजते रहिए, जिससे आपका भला हुआ अगर तो दोस्तों का भी भला हो। तो मिलते हैं इसके बाद अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।